नमस्कार, नॉकिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं बड़े खास मौके पे बहुत अहम बात करने वाला हूं और एक एक्सपर्ट को आपके साथ लेके आया हूं। दरअसल मसला ये है कि जब से ओमिक्रॉन वायरस आया है, मीडिया पे इसका हल्ला शुरू हो गया। बहुत ज़्यादा सेंसेशन हो रहा है और सेंसेशन के चक्कर में एक डर का वातावरण बन रहा है, समाज में एक पैनिक फैल रहा है। और जब समाज में ज़्यादा पैनिक फैलता है, ज़्यादा मीडिया माहौल बनाता है, तो सरकार की एक राजनीतिक मजबूरी होती है कि वो किसी तरह की बंदिशें लगाए। और इस पूरे जो भय का वातावरण बनाने का जो दौर चल रहा है, इसमें बड़ी संख्या में डॉक्टर भी शामिल हैं। ऐसे डॉक्टर जो महामारी विशेषज्ञ भी नहीं हैं, जो इसके एक्सपर्ट भी नहीं हैं, जो इसके ना तो वायरोलॉजिस्ट हैं, ना कम्युनिटी मेडिसिन के बारे में जानते हैं। उसके बावजूद लगातार वो बयान दे रहे हैं। वो क्या करते हैं कि विदेशी मीडिया में जो साउथ अफ्रीका में जो हो रहा है, अमेरिका में जो हो रहा है, उसको उठाते हैं और उसको देखते हैं, उसके आधार पे अपने बयान दे देते हैं, क्योंकि वो उसके विशेषज्ञ नहीं हैं। हमको ज़रूरत है ये जानने की कि भारत के संदर्भ में ये सचमुच कितना गंभीर मामला है, क्योंकि भारत के मामले में हम इसको ऐसे नहीं। अमेरिका अलग है, साउथ अफ्रीका अलग है, बाकी अफ्रीकन कंट्री अलग हैं। हमारा भारत जो है, हमारी कोविड की परिस्थितियां अलग हैं। हमारा डेल्टा वेरिएंट की तबाही जो हमारे आई है, बहुत सारे देशों में नहीं आई है। तो कुल मिला के जो भारत के लोकल एक्सपर्ट हैं, जो सचमुच में वैक्सीन के महामारी के जानकार हैं, उनसे बात करना ज़रूरी है। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डॉक्टर संजय रॉय, उनसे अच्छा कोई व्यक्ति मेरी नज़र में तो नहीं है जो कम से कम हमको ये सब बातें बता सके। तो मैंने आज उनको अपने साथ रखा है, वो मेरे साथ हैं। अभी हम उनके साथ में मिलते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू। ठीक है, नॉकिंग बिल्कुल न्यूज़ ठीक। में आपका स्वागत है। और ये जो वातावरण बन रहा है लगातार भय का कि वो ओमिक्रॉन आ गया है, अब तो कोई कह रहा है कि अब तो लॉकडाउन लगेगा, कोई कह रहा है कि अब तो अ, थर्ड डोज़ लग जाएगा। इस तरह की जो चीज़ें मार्केट में चल रही हैं और लगातार मीडिया को चूँकि सेंसेशन वहाँ बिकता है, उनकी व्यापारिक फ़ायदा है, तो वो उसको बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में आपकी ज़रूरत बहुत पड़ रही है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअल स्थिति क्या है भारतीय समाज में आज की तारीख में ओमिक्रॉन को लेकर? यथास्थिति क्या है, यथार्थ क्या है कि ओमिक्रॉन कितना आ चुका है? उसके बाद हम इसके खतरों पे जाएँगे, दूसरी चीज़ों पे जाएँगे। देखिए आपने सही कहा। समहाउ जो है भय का वातावरण क्रिएट किया जाता है। पिछले 2 साल से जब से कोविड आया, शुरू में उसको हम जस्टिफ़ाई कर सकते थे क्योंकि हमें इसके बारे में बिल्कुल ही पता नहीं था। ये कैसे इन्फेक्शन होगा, क्या मॉर्टेलिटी होगी, किस तरीके से जाएगा, कितने रीइन्फेक्शन होंगे, तो ये सब कुछ भी पता नहीं था। पिछले 2 साल में हमने बहुत कुछ एविडेंस जनरेट किया हुआ है। अब हमें कुछ भी कहना चाहिए तो एविडेंस की बेसिस पे कहना चाहिए और यही मॉडर्न मेडिसिन की खूबी है कि हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात करते थे। समहाउ हमने क्वेकरी शुरू कर दी है। जब भी जो एविडेंस है उसको इग्नोर कर देते हैं और हम जो है संभावनाओं की बात करते हैं। संभावनाओं की बात तब तक अच्छी लगती है जब तक एविडेंस ना हो। अगर साइंटिफिक एविडेंस है उसको इग्नोर करके हम संभावनाओं की बात क्यों करते हैं, यह समझ के परे है। जहां तक इसकी ओमिक्रॉन की बात है, अब देखिए ओमिक्रॉन जब पहली बार डब्ल्यूएचओ को रिपोर्ट हुआ 24 नवंबर को, 2 दिन के अंदर डब्ल्यूएचओ ने उसने वेरिएंट ऑफ कंसर्न कर दिया कि इसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, ये कहते हुए। और दूसरा है कि इम्यून एस्केप होने के चांसेस है कि जो एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी है स्पेशली वैक्सीन से, क्योंकि कुछ लोगों को जो है वैक्सीन से हांगकांग के 2 लोगों को हुआ, दोनों वैक्सीन ले चुके थे, तो इनको देखते हुए उन्होंने इसको कर दिया वेरिएंट ऑफ कंसर्न। ठीक है, इन्फेक्टिविटी ज्यादा है। ये आरएनए वायरस से, इस टाइप के वायरस में जो है म्यूटेशंस होते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। हजारों से ज्यादा म्यूटेशंस हो चुके हैं। सारे म्यूटेशन से मतलब नहीं रहता, कुछ जो इन पे या तो उनका हमारा इन्फेक्टिविटी ज्यादा हो, सिवियरिटी ज्यादा हो, या ये जो है इम्यून को बाईपास कर रहा है तो इम्यूनिटी को, तो हमें उससे कंसर्न हो जाता है। लेकिन ये भी हो सकता है, 2 तरीके के म्यूटेशंस हो सकते हैं, या तो बहुत ही बुरा हो जो सिवियरिटी क्रिएट करने लगे, ये भी हो सकता है म्यूटेशंस के नंबर से नहीं, यह बहुत ही माइल्ड हो। अभी तक जो एविडेंसेज आए हैं ये इंडिकेट करते हैं कि इसमें जो म्यूटेशंस तो हुए हैं, इसकी इन्फेक्टिविटी इसने बहुत बढ़ा दी है, और लेकिन यह बहुत ही माइल्ड हो गया है। अगर माइल्ड हो गया है तो हमें तो खुश होना चाहिए। अभी एविडेंस जनरेट करने की जरूरत है। मैं अभी नहीं कह सकता कि रियली माइल्ड है, बट जो इंडिकेशन है वो ये दर्शाते हैं कि माइल्ड हो गया है। अगर जो सर माइल्ड हो गया है, जी। हाँ, जी जो हाँ, आप कुछ साउथ अफ्रीकन जो एक्सपर्ट्स हैं,
उनका कहना ये है, और डब्ल्यूएचओ की भी ये संभावना जता रहा है कि इसके माइल्ड होने के पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि वहाँ पे लोग बड़ी संख्या में पहले से कोविड के संपर्क में आ चुके हैं, जिसको हम कुदरत का टीका कहते हैं। तो वो एक वजह हो सकती है, और दूसरा वो कह रहे हैं कि इस वजह से हो सकता है कि ये माइल्ड हो और इस वजह से ये लोगों के ऊपर ना दिख रहा हो। लेकिन ये बात तब तक थी जब तक साउथ अफ्रीका में कुछ केसेस थे, कुछ स्टूडेंट्स थे जो अस्पताल में भर्ती थे। अब ये पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है, भारत में भी केसेस आ चुके हैं, और एक भी केस ऐसा नहीं मिल रहा है पूरी दुनिया में जिसमें आप सीरियस इलनेस की बात करें। तो ये जो माइल्डनेस वाली बात है, ये एक दो तरह से कंफर्म होती है। तो माइल्डनेस वैसे भी दिख रही है, और दूसरा ये है कि लोगों को जिनको एक बार कोरोना का एक्सपोजर हो चुका है, उन लोगों के ऊपर ये ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है। तो ये दो चीजें। तो अब इस चीज से आगे अगर हम बढ़ें, तो जो भारत का संदर्भ है, हमारा भारत जो है, वहां पे जिस तरह का हमको सारा सारा का सारा पता है कि यहाँ पे किस तरह से हमने सीरो सर्वे किए हैं, किस तरह का इम्यूनिटी का लेवल है भारतीयों का। टीकाकरण भी काफी हद तक लग चुका है, जो हम एक आर्टिफिशियल तरीके से इन्फेक्शन कराते हैं जिसको हम टीकाकरण कहते हैं, वो भी काफी हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में आज भारत में अगर ओमिक्रॉन आता है तो हमारे समाज को कितना खतरा है इस देश के? हाँ, उस पे मैं आ रहा हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा। जो ये है एविडेंसेस हैं कि जिनको एक बार नेचुरल इन्फेक्शन हो गया वो ऐसे भी प्रोटेक्टेड हैं, एटलीस्ट सीवियरिटी से तो बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड है। कुछ स्टडीज आ चुकी हैं, 1300% जो है ज्यादा प्रोटेक्टेड है। इवन फाइजर से कंपैरिजन करके इजराइल की स्टडी थी कि 1300% ज्यादा प्रोटेक्टेड है सीवियरिटी से, और 600% ज्यादा प्रोटेक्टेड है अगर वैक्सीनेटेड वर्सेस नेचुरली रिकवर्ड लोगों का किया जाए, जिनको नेचुरल इन्फेक्शन है, तो 600% बेटर प्रोटेक्शन है कि उनको इन्फेक्शन होने के भी कम चांसेस हैं। तो ये एविडेंसेस अब 2 साल में हमने बहुत जनरेट कर लिया है। उसके अलावा मैं तो म्यूटेशंस की बात कर रहा था कि हो सकता है यह एक म्यूटेशन वरदान हो। मैं इसको ये नहीं मानता कि यह जो अभिशाप ही होगा, हो सकता है अभिशाप हो, बट इंडिकेट करता है वरदान। वरदान मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर कोई माइल्ड वायरस आ जाता है और वह जो है आपका जैसे ये हाईली इन्फेक्शियस है, तो एग्जिस्टिंग जो डेल्टा वेरिएंट अभी पूरी दुनिया में 99% डेल्टा वेरिएंट है, उसको रिप्लेस कर देगा, क्योंकि डेल्टा में अच्छी खासी डेथ भी हुई है। और अगर ये माइल्ड है, कॉमन कोल्ड जैसा, तो एक तरीके से ये वैक्सीन का काम करेगा, नेचुरल वैक्सीन का काम करेगा। जैसे हम पोलियो के अगेंस्ट लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन देते हैं कि वायरस को ही कमजोर करके देते हैं, तो ये अगर कमजोर वायरस आ जाता है तो वह पूरी दुनिया के लिए एक वरदान भी हो सकता है। मैं तो उस लहजे से देख रहा हूं कि क्या ऐसा है क्या। तो उस समय तो फिर मैं ये कहूंगा, अगर एविडेंस मिल गए कि बहुत ही माइल्ड है, तो मैं तो ये कहूंगा कि नहीं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करनी है, नहीं वैक्सीन की बात करनी है, कि जितना जल्दी हो सके पूरे पॉपुलेशन को इन्फेक्ट कर दो, वो अपने एक तरीके से नेचुरल इम्यूनिटी हो जाएगी। तो ये, बट अभी इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। मैं अभी ये नहीं रिकमेंड कर सकता, बट ऐसी संभावना हो सकती है, क्योंकि वो वायरस के सर्वाइवल के लिए भी होता है। वायरस अपने आप को माइल्ड इसलिए करता जाता है कि तभी वो लंबे समय तक सर्वाइव करेगा। तो अपने सर्वाइवल के लिए जब म्यूटेशंस होते जाते हैं तो धीरे धीरे वो माइल्ड होता जाता है, क्योंकि अगर वो होस्ट को मारता रहेगा तो वो खुद भी खत्म होता रहेगा होस्ट के साथ। ये सारे वायरस के साथ होता है कि जितने म्यूटेशंस होते हैं तो धीरे धीरे वो माइल्ड होता जाएगा। वो अब तो अपने आप को सर्वाइव लंबे समय तक कर सकता है, वो अगले 200 साल तक जी सकता है, तभी अगर माइल्ड। हाँ, जहां जहां आप सरवाइव कर रहे हो, जहां से आप खा रहे हो, अगर मान लो इंसान के संदर्भ में देखा जाए कि हम अपनी धरती ही तबाह कर लेंगे तो हम खाएंगे क्या? तो हम अपनी धरती को प्रोटेक्ट करते हैं, धरती में उर्वरक डालते रहते हैं। तो ऐसा आपकी बात का जो मतलब मैं समझ पा रहा हूँ कि वायरस जो है वो भी नहीं चाहता कि इंसान मर जाए, क्योंकि इंसान मर जाएगा तो वो कहाँ जिएगा। अब मैं हिंदुस्तान पे आता हूं, तो इसलिए जो है अभी पैनिक की जरूरत नहीं थी कि जिस तरीके से पैनिक की गई उसका कोई वैज्ञानिक बहुत आधार नहीं लगता है। जिस तरीके से पैनिक की गई है उसका कोई और होगा तो मैं उस पर कमेंट्स नहीं कर सकता, कोई और आधार होगा तो। हाँ, जहां तक इसकी बात है हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान में देखिए वैक्सीनेशन भी अच्छा खासा हुआ है, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ का ये है कि ये मानते हुए कि हो सकता है वो माइल्ड ना हो, तो भी जो है हमें नेचुरल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो चुका था। आज की डेट में जो एविडेंस है कि नेचुरल इन्फेक्शन जो एक बार हो गया, जिनकी डेथ होनी थी हो गया, जो अनफॉर्चुनेट थे, वो बेटर प्रोटेक्टेड है। आज की इस धरती पे सबसे बढ़िया अगर कोई सुरक्षित है कोविड से तो वह है जिसको डेल्टा वेरिएंट हुआ था और रिकवर्ड हुआ था। हमारे यहाँ सेकेंड वेव में डेल्टा वेरिएंट ही था, तो ये है वो सबसे बेस्ट प्रोटेक्टेड है। तो इसलिए अगर कोई ऐसा न्यू वायरस आता है जो इन्फेक्शियस भी है और उसकी जो है सिवियरिटी कोई कम नहीं है, तो भी जो है चांसेस ये हैं कि हमारे पे उसका बहुत इम्पैक्ट नहीं आएगा। बट
ये अभी कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी। हो सकता है कि नेचुरल इम्यूनिटी को भी बाईपास करे, आप कंप्लीटली जी, नया ये वायरस हो, तो ये हो सकता है, संभावना लेकिन ज्यादा ये है। जी, तो हमें जी। इसमें बात करनी चाहिए, हमें सिर्फ तो आप नकारात्मक। आपका आपको अगर अभी तक की बात को आपकी समझूँ तो अगर मान लीजिए ये खतरनाक भी हो, जैसा कि पहले तो ये लग रहा है ये माइल्ड है। अगर ये सीवियर भी होता है, क्योंकि अभी बहुत जल्दबाजी है इसके बारे में, कोई बहुत इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अभी बहुत ज़्यादा साफ नहीं हुए हैं, समय के साथ में और जानकारियाँ मिलेंगी। तो अगर ये खतरनाक भी होता है, तो भारत के लिए कम खतरनाक होगा, क्योंकि भारत में लोग पहले से कोरोना वायरस को लेकर उनके अंदर एक इम्यूनिटी है, उनके अंदर एक प्रतिरक्षा तंत्र विकसित हो गया है, जो जी किसी भी तरह का अगर इन्फेक्शन आएगा तो उसका मुकाबला करने में सक्षम है, चाहे वो माइल्ड हो या स्ट्रांग हो, क्योंकि लोगों को डेल्टा वेरिएंट आके स्वयं साक्षात खुद टीका लगा के गया है। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता था, आपने उसको अच्छा समराइज किया है, बढ़िया जी, आर्टिकुलेट आपने किया, मैं यही कहना चाहता जी, था जी। जी। तो अब ये जी बताएं कि ये जो एक चीज और चल रही है भारत में, मैंने पिछली बार भी प्रोग्राम खत्म करते करते आपसे पूछा था, आपका एक मानवीय संकोच मैं समझ सकता हूं, जिसके कारण कोई भी एक्सपर्ट ये बातें बोलना नहीं चाहता है और ये गरिमापूर्ण नहीं लगता है। आपको अगर ये कहा जाए कल कि आप जो है वो न्यूरो सर्जरी कर दें, या आपको कहा जाए कि आप हार्ट की सर्जरी कर दें, आपको आइडिया तो होगा हार्ट में क्या होता है, ब्रेन में क्या होता है, और आपने एमबीबीएस में काफ़ी हद तक पढ़ा भी है। जी हाँ, लेकिन क्या ऐसी स्थिति में आप वो सर्जरी करना पसंद करेंगे? डेफिनेटली नहीं करूँगा, क्योंकि वो मेरा डोमेन नहीं है, मेरा डोमेन और हम ये देख एक्सपर्ट रहे हैं कि जो हार्ट का सर्जन है वो भी आपके डोमेन में कमेंट कर रहा है, नेशनल मीडिया पे आके लोगों को ज्ञान दे रहा है। जो पल्मोनोलॉजिस्ट है, जो लंग्स का काम देखने वाले हैं, वो लोग भी काफ़ी सारे अपना-अपना, तो ये जो जितने सारे जो एक्सपर्ट हैं, जो मीडिया को सूट करते हैं, क्योंकि मीडिया जो सेंसेशनल फैलाता है, वो सेंसेशन फैलाता है, उसको सूट करने वाले एक्सपर्ट्स को वो अपने चैनल्स पे बिठा लेते हैं। और उसके जी हाँ, कारण ये हो रहा है कि बहुत ज़्यादा पैनिक फैल रहा है। क्या जी करना हाँ, चाहिए इसके लिए? कई बार ऐसा होता है कि कई बार जो है हमारा रोल जो है बड़ा ही डाउटफुल हो जाता है, इवन कई बार मीडिया का भी हो जाता है कि लॉकडाउन कर दो, इस टाइप से जो है नी जर्क रिएक्शन का जो है, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है। तो हो सकता है कि कुछ लोग जो है वेस्टेड इंटरेस्ट में ऐसा करते हो। सिर्फ डोमेन एक्सपर्ट की बात नहीं, आप नहीं है फिर भी आप एक्सपर्टाइज ले सकते हैं, बाद में ट्रेनिंग ले सकते हैं, बट इन लोगों ने कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली है, आपने सही कहा। और कल मैं कुछ लोगों की सुन रहा था, उन्होंने लॉकडाउन तक का सजेशन दे दिया, अभी उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। लॉकडाउन क्या होता है शायद उनको पता भी नहीं, कैसे काम करता है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, एक शब्द उन्होंने जान लिया है, और इस टाइप का तो एक गैर जिम्मेदाराना बयान है। एक तो मैं ये कह सकता हूँ, दूसरा जो है इस टाइप का जो है, जब भी हम कुछ भी ये करते हैं तो हमेशा साइंटिफिक बातें करनी चाहिए। मॉडर्न मेडिसिन की खूबी यही है कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, जो एविडेंसेस अभी तक जनरेट हुए उसी पे हमें बात करनी चाहिए। कोई एविडेंस सजेस्ट अभी नहीं करता है कि ये जो है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हमें जो है बहुत पैनिक क्रिएट करने की जरूरत है। पैनिक क्रिएट करने के पीछे कुछ और मकसद हो सकता है, एटलीस्ट साइंस नहीं है। हाँ, एक चीज़ और हमें पूछनी थी इसी से जुड़ी हुई निगरानी कि निगरानी करनी करते रहनी चाहिए, ये करना चाहिए, क्योंकि मॉनिटर नहीं करेंगे तो हम जान नहीं पाएंगे कि कितना खतरनाक है, क्या है, जी, तो उसके अनुसार हमें एक्शन लेना चाहिए, बट पैनिक। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन गैदर करना तो साइंस की सबसे बेसिक चीज़ है। अगर आप सूचना ही इकट्ठी नहीं करेंगे, तो जी आप हाँ, उस पे कैसे विश्लेषण करेंगे? लेकिन एक चीज़, जैसे ये तो सूचना वाली हुई कि जो पैनिक जिस तरह से फैला रहा है मीडिया, दूसरी चीज़ें कर रहा है, इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल है। आप कम्युनिटी मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं, आपको वायरस का बिहेवियर भी पता है कि वो कैसे लोगों से दूसरों में जाता है। आपको ये भी पता है कि उसको कैसे रोकना है। तो जिस तरह का पिछले 2 सालों में लॉकडाउन लगाया गया, जैसे मैं अक्सर अपने वीडियोज़ में ज़िक्र करता हूँ कि 6 दिन का लॉकडाउन है और 7वें दिन भीड़ लगा के सामान खरीद रहे हैं लोग। क्योंकि आपने वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कर्फ्यू लगता है, कई जगह पे तो मैंने देखा पिछली बार लॉकडाउन में पुलिस वाले बंदूक लेके खड़े हुए थे, जैसे वायरस वहाँ से जो है वो AK-47 लेके आएगा। तो इस तरह का जो एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडसेट है, वो ये है कि ये हर चीज़ को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की तरह हैंडल करते हैं। तो आप लगातार ऑब्जर्व कर रहे होंगे, कई मौके ऐसे होंगे जहाँ पे आपकी सलाह ली जा रही होगी, कई मौकों पे जो हमारे देश के नेता और अफ़सर हैं, वो सर्व संपन्न होते हैं ज्ञान के मामले में, वो अपने आप भी कर रहे होंगे। तो जो हमारे यहाँ किया गया था पूरा प्रोसेस, वो कितना साइंटिफिक था, उसमें कहाँ-कहाँ साइंस के हिसाब से गड़बड़ियाँ लोगों ने की हैं, ये मैं समझना चाहूँगा। अब वो बहुत लंबी चर्चा है, पूरे 2 साल की चर्चा जो है इतनी जल्दी नहीं हो सकती। मैं ये कह सकता हूँ कि शुरू में जो लॉकडाउन लगाया गया उसके बारे में पता नहीं था वायरस का,
तो हम अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि कंट्री प्रिपेयर नहीं था, वुहान का हमने देखा था, न्यूयॉर्क में हो रहा था, यूरोप के कुछ कंट्रीज में, स्पेन और इसमें हो रहा था। तो जब 25 मार्च 2020 को लगाया गया तो कुछ तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, हमारे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी ना कुछ हद तक उस समय जस्टिफाई किया जा सकता है, लेकिन बाद में जो इवनिंग लॉकडाउन या दिल्ली में लॉकडाउन लगाया गया, इसका कोई साइंटिफिक जस्टिफिकेशन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जैसे वीकेंड का लॉकडाउन लगा दिया आप, हफ्ते में सैटरडे संडे बंद कर दिया वीकेंड लॉकडाउन और सब, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था। हम लोगों ने उस समय भी कहा था अगर साइंटिफिक बेसिस होता तो अचानक ये केसेस जो है, अभी जो जैसे दिल्ली में अप्रैल लास्ट वीक में 28,000 केसेस पर डे आ रहे थे, एक महीने के अंदर 100 पहुंच गए हम, तो इतना जल्दी नहीं होता, ठीक है, जबकि पूरा खुला हुआ था। और शुरू में जब लॉकडाउन लगा हुआ था पिछले साल 25 मार्च को लगा था, बिल्कुल कर्फ्यू था, एक गाड़ी तक नहीं चलती थी, पर्सनल व्हीकल तक नहीं चलती थी, कोई सड़क पे नहीं था, फिर भी जो है ग्रेजुअल केसेस बढ़ते रहे, 4-5 से जो है केसेस पर डे से जो है दिल्ली में जो है 4,000 केसेस पर डे पहुंच गए थे, 3,800 केसेस जो है मई 2020 में जो है 2 महीने के अंदर, और पॉजिटिविटी रेट हमारा जो है करीब 30 से 40% के बीच में पहुंच गया था, जो कि 1% से कम था। तो ड्यूरिंग लॉकडाउन, उतनी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में, तो हमें काफी सफिशिएंट एविडेंस मिल गया कि लॉकडाउन जो है बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटजी नहीं है, वह थोड़ा सा स्लो प्रोग्रेशन जरूर कर सकता है, बट वह जो वैसे ही हो गया कि आप कारपेट के नीचे जो है गंदगी डालते रहें, वह गंदगी को आप फेंक नहीं सकते, तो कल वो बाहर उसके आ ही जाएगा। तो वही लॉकडाउन में भी होता है। तो जो एविडेंसेज हैं, कई एविडेंसेज हैं, हम उसको शायद यूज नहीं कर पाते हैं, जो भी साइंटिफिक एविडेंसेज हैं सुनर या लेटर यूज करते हैं, हम लोगों का काम है उसको बताते रहना। जैसे ड्यूरिंग कोविड में कहूँ, 2 तरीके के लोग काफी एक्टिव हो गए। एक, जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, बिजनेस करना है, सो आपदा में जो है अवसर खोजने लगे, कोई ब्लैक मार्केटिंग करने लगे, कुछ लोग जो है वैक्सीन को बेचने लगे तो सिर्फ वैक्सीन ही प्रमोट करते हैं, कुछ लोग उनके एज एजेंट टाइप का बिहेवियर करने लगते हैं, इवन साइंटिफिक कम्युनिटी के होते हुए भी एजेंट टाइप का बिहेवियर करते हैं, और एक जो है एंटी वैक्सीन लॉबी है, वह भी जो है उसी तरीके से एक्टिव हो गई। देखिए गिरिजेश जी, मेरा डर यह है कि अगर हम इरेशनल यूज ऐसे ही करते रहेंगे, कोविड में तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बड़े लोगों ने बहुत ट्रस्ट किया हुआ है हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे, जो बच्चों में वैक्सीन लगाते हैं, पोलियो को हमने हराया या बाकी, उस पे लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा अगर ऐसे ही होता रहा। मेरी चिंता वह है, हम लोगों ने रियली बहुत मेहनत करके वो ट्रस्ट किया है। पोलियो में जिस तरीके से लोगों का विरोध हो रहा था, हम लोग जा जाके उस पर इतनी स्टडी किए हुए हैं, लोगों को कन्विंस किए हैं, गवर्नमेंट को हमने रिकमेंडेशन दिया था अपनी स्टडी की बेसिस पे कि ये करना चाहिए, तो शायद कुछ कम्युनिटी जो रिफ्यूज कर रही है उनमें फायदा होगा। तो एक्सेप्टेंस हुआ और उसका परिणाम भी आया कि 2011 के बाद से हमारे पास कोई पोलियो का केस नहीं आया। तो मेरा डर है कि अगर ऐसे ही हम बिना साइंटिफिक इंफॉर्मेशन का करते रहेंगे तो कल जो है लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा वैक्सीन पे, जो बहुत ही घातक होगा। मेरा डर हुआ है, कोविड में जो होना था वह हो चुका है ऑलमोस्ट। हिंदुस्तान में जो है अंटिल अनलेस कोई बहुत ही बड़ा बदलाव नहीं आता वायरस में, हम हर्ड इम्यूनिटी के पास। जी जी, अभी जो हमारे समाज की स्थिति है, और ये भी, और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कोविड का कल के दिन, कल परसों या उसके बाद में कोई खतरनाक टाइप का एक वेरिएंट भी आ जाए, जिसकी संभावना हालांकि 1% ही है, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि धीरे धीरे कमजोर ही आएंगे, क्योंकि वायरस को सर्वाइव करना है, कोई स्ट्रॉन्ग वाला आ नहीं सकता है। तो ये जो मास्क मैंडेट है दिल्ली में, जैसे अब 2-2 हज़ार रुपए का एक एक व्यक्ति पे, और मैंने देखा है कि वो सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स हैं उनको कमीशन की तरह पैसे देते हैं, वो सड़क पे 5 लोग गाड़ी में जा रहे हैं, रोक लेते हैं और कहते हैं लाइए आप 10,000 रुपए दीजिए। तो ये जो है, अब ये क्या खत्म कर देना चाहिए? क्या उस तरह का रिस्क नहीं रहा है, अब सिचुएशन बेटर हो गई है? पहले बात की गाड़ी में जो है, और दिल्ली छोड़ के आप चले जाइए, मैं अभी 2 दिन पहले गोरखपुर गया हुआ था, उसके 2 दिन पहले बनारस में था, 1% भी मास्क यूज नहीं है। तो जब हम इरेशनल बातें करते रहेंगे तो लोग हम पे भी ट्रस्ट करना छोड़ देंगे। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ठीक है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रोल प्ले करता है स्लो, लेकिन जब इतने लोगों को हो गया, अगर दिल्ली में 90% लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है, तो दिल्ली जैसी जगहों के लिए उसका उपयोग रियली कम है। उन जगहों पे है जहां पे अभी तक इन्फेक्शन नहीं फैला है, जहां फैल गया है वहां पे उसका रियली कोई उपयोग नहीं है। क्या मैं ये कहूं कि मई, अप्रैल और मई में लोगों ने अचानक पहनना बंद कर दिया, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना बंद कर दिया था,
भीड़ जुटने लगी थी और लोग मास्क नहीं पहन रहे थे, और अचानक आज जो है 100 केसेज आ रहे हैं, तो दिल्ली में कोई भीड़ नहीं होती है, 2 गज की लोग डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, सभी घर के अंदर हैं, सभी लोग मास्क पहनते हैं कि कोविड, इसलिए केसेस कम हो गए हैं। ये या केरला में लोग नहीं कर रहे थे, या अब अभी जो है पूरा यूरोप में जो है वेव आया हुआ है, तो अब जो है अचानक लोगों ने कोविड अप्रोप्रिएट फॉलो करना बंद कर दिया, इसलिए वेव आ गया, फिर 10 दिन बाद वो फॉलो करने लगते हैं। तो ये नी जर्क टाइप रिएक्शन और उस पर कमेंट्स देना सही नहीं है। आज की डेट में वह जो है कोई वैज्ञानिक बहुत बड़ा आधार मैं नहीं कर सकता। सर, एक यूनाइटेड नेशन, मैं आपकी बात जो है उसको अगर मैं समराइज कर दूं लोगों के लिए, तो ये है कि बहुत ज्यादा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से और जो स्प्रेड होता है उसका बहुत ज्यादा कनेक्शन आजकल नहीं दिख रहा है। जब बड़ा सर्च था डेल्टा वेरिएंट का, जब बहुत ज्यादा फैल रहा था, उस वक्त उसने काम भी किया। उत्तर प्रदेश में उन्होंने काफी हद तक इस तरह से रोका, तो उसके कारण थोड़े से केसेस कम आए। लेकिन आज की स्थिति में जब लोग इम्यून हो गए हैं तो इसकी उतनी जरूरत नहीं है। तो ये आपकी बात का मतलब ये निकल रहा है। दूसरा सर, मेरा एक सवाल ये है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्राइम एंड ड्रग्स, उसने एक आशंका जताई थी कि जब बड़े स्तर पर टीकाकरण होगा और तो बहुत सारा करप्शन टीकाकरण को लेकर हो सकता है, अलग अलग स्तर पे भ्रष्टाचार बढ़ सकता है, क्योंकि लोग जो है वो सरकारों के साथ में, और सरकार की जो पॉलिसीज आती हैं उन वो भी करप्शन से प्रभावित हो सकती हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बिजनेस इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं। उन्होंने इबोला का वहां पे एक एग्जाम्पल दिया था, उनकी पूरी रिपोर्ट है, इबोला का एग्जाम्पल दिया था उन्होंने कि इबोला के दौरान भी काफी हद तक करप्शन हुआ था। मैं आपसे सीधे नहीं पूछूंगा, अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आपको बहुत जिम्मेदारी से बोलना पड़ेगा, मैं भी नहीं बोल सकता, लेकिन क्या थोड़ा थोड़ा लगता है, कोई बहुत स्पेसिफिक केस मत बताइए, कि कहीं ना कहीं कुछ इन्फ्लुएंस हो रहा है भारत का वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन सारी चीजों के कारण? नहीं, देखिए, मैं उसका साइंटिफिक ही एनालिसिस कर सकता हूँ। बिल्कुल हो सकता है, जैसे अभी कई एपिसोड को ले लीजिए, अभी जिस तरीके से जो है कि WHO ने कहा कि इम्यून एस्केप होने के चांसेस हैं, लेकिन हम बूस्टर की बात कर रहे हैं। इम्यून एस्केप क्यों होने के चांसेस हैं? और क्यों? सारी कंपनियां अपना अपना एक वैक्सीन लेके आ गई कि भाई हम भी बना रहे और हैं इम्यून एस्केप ओमिक्रॉन इसलिए के कि लिए। ये जो है स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशंस हैं, बहुत ज्यादा स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशंस हैं। अगर स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन है, दैट मीन्स स्पाइक प्रोटीन नया बन गया है। जो वैक्सीन हम दे रहे हैं मेजॉरिटी में पुराने स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रहे हैं। तो थ्योरेटिकली जो है आप कितना भी बूस्टर कर लें, एंटीबॉडीज लेवल आपके बढ़ जाएंगे, बट ये कोई जरूरी नहीं कि आप बेटर प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। बट वो बूस्टर लगाने की बात हो रही है, तो ये सब जो है कंप्लीटली करप्शन की बात ही कह सकता हूं। और अच्छे अच्छे लोग आके इसको डिस्कस करते हैं, कोई साइंटिफिक डिस्कशन वो नहीं होता है। कई बार जो है हमें रियली उसको देख के दुख होता है कि हम जो है बिल्कुल साइंस को छोड़ के जो है बाकी सब कुछ कर रहे हैं। कहीं पे वेस्टेड इंटरेस्ट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। वही जो मैंने कहा कि जो आपदा में जो है अवसर लोग खोज रहे हैं, विपदा में अवसर की बात है, वही कर रहे हैं। चाहे वो ब्लैक मार्केटिंग उस समय हुई हो, और अब इस समय जिस तरीके से सबको वैक्सीन देना और नहीं बूस्टर डोज दे जो बच्चों, इससे कोई बच्चों का रिलेशन नहीं है। बच्चों की वैक्सीनेशन की भी कई टीवी चैनल पे मैं डिस्कशन देख रहा था कि बच्चों पे वैक्सीनेशन दे दो, तो सारा ही जो है जो बिजनेस कर रहा है उसके लिए तो मैं समझता हूँ ठीक है, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है। इवन कोई मरता भी है तो मरता रहे, हमें अपना बिजनेस करना है, उनका तो ऑब्जेक्टिव ठीक वो सही लगता है, क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हैं। बट एज ए साइंटिस्ट, एज ए डॉक्टर, हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लोगों को सही बताएं। सर, बच्चों के वैक्सीनेशन पे मेरा एक सवाल है, और वो सवाल मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, और वो मेरा सवाल ये है कि बच्चों पे टीके के साइड इफेक्ट ज्यादा हो सकते हैं, ऐसा मुझे कुछ लोगों ने बताया है बड़ों के मुकाबले। क्या ये सही है? नहीं, इसका कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। हमने यहाँ मैंने सर कहा कि हो सकते हैं, इस बात की संभावना है, ये साइंटिफिकली कितनी सही बात है? संभावना जो है उनमें होने की चांसेस जैसा, क्योंकि बच्चों में कोविड से उतनी प्रॉब्लम नहीं है। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिजीज MIS जिसको बोलते हैं, उससे प्रॉब्लम है, वह हाइपर इम्यून रिस्पांस होता है, हाइपर इन्फ्लेमेटरी डिजीज होता है। और यूजुअली 4 हफ्ते के बाद जो है उन बच्चों में होता है जिनको कोविड हुआ था। हो सकता है एसिम्प्टोमेटिक रहे, बट ये भी बहुत ही रेयर है। हो सकता है उनको अगर मैं वैक्सीन दूं तो इम्यून रिस्पांस ज्यादा होगा, तो ऐसी प्रॉब्लम थ्योरेटिकल हो सकता है, बट इसका कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है। इसीलिए अभी बच्चों में जो है सरकार ने डिसीजन भी नहीं लिया है कि बच्चों में वैक्सीनेशन देना है, क्योंकि इस सारे पहलू को की जांच करने की जरूरत है कि बच्चों में
सीवियरिटी कितनी है, वैक्सीन से हम कितनी उम्मीद करते हैं कि वो सीवियरिटी कम हो जाएगी, और उसको मॉनिटर करना, ये सब जब तक इसको डिमॉन्स्ट्रेट ना कर लें, सिर्फ ये कहने से कि बच्चों में दे दे। बहुत से कंट्री ने लगाना शुरू कर दिया, यूएस ने 5 महीने से लगा रहा है, कई कंट्रीज लगा रहे हैं। उनके डेटा को एनालाइज करना देना चाहिए कि क्या सीवियरिटी बढ़ी है या घट गई है। उसके बाद अभी तक उन्होंने कोई डेटा रिलीज नहीं किया। 5 महीने में अगर उनकी सीवियरिटी घट गई होती तो डेटा रिलीज हो गया, तो कई पब्लिकेशन आए गए होते। वह जो है कोई एविडेंस अभी तक नहीं है कि बच्चों में देने से एडिशनल बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि बच्चों में मॉर्टेलिटी बहुत कम है। पर मिलियन जो है 10 लाख में, अभी नेचर में पिछले वीक ही हुआ था, हर 10 लाख में 2 बच्चों की डेथ हो रही है। एडल्ट में जो रिपोर्टेड है डेथ केस फर्टिलिटी रेट में देखूं तो करीब 15,000 के आसपास हर 10 लाख में है। तो कोई कंपेरिजन नहीं है बच्चों में और उसमें। उतनी से 2 से ज्यादा तो वैक्सीन एसोसिएटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए देखना पड़ता है कि जो हम करने जा रहे हैं उससे कोई लाइफ सेव हो रही है कि नहीं हो रही, तो इतना ह्यूज एक्सपेंडिचर जो है करने का जो है कोई बेनिफिट नहीं है। तो अभी जो है इसीलिए इतनी जल्दीबाजी में कोई निर्णय लेना सही नहीं है। और एक फॉरेन एलिमेंट शरीर के अंदर क्यों डाला जाए। अच्छा, एक चीज और भी है सर कि अगर आपकी बात के बीच में मुझे ख्याल आया कि जो अगर कोई इस तरह से फायदा होने वाला होता बच्चों के वैक्सीनेशन से और इन 5 महीनों में फायदा हुआ होता, तो जिन लोगों की वैक्सीन बिक रही है वो कंपनियां तो इसका इतना हाइप कर करके बड़ा करके दिखा रही होती। सर एक सवाल, बड़ा बेसिक सा सवाल है, एक आम आदमी का सवाल है, एक मासूम आदमी का सवाल है कि दोनों टीकों में एक ही दवा होती है, तो हमने 2 टीके क्यों दिए। हमने दूसरा टीका शायद इसलिए दिया कि पहला तीर अगर निशान पे ना लगे, पहली बार अगर आप आर्टिफिशियल इन्फेक्शन अंदर डाल रहे हैं उसको शरीर नोटिस ना करे, तो दूसरी बार आप डालेंगे तो उसको नोटिस कर ले, तो इम्यूनिटी ज्यादा अच्छे से बन जाएगी। यही वजह रही होगी या कुछ और है? नहीं, देखिए होता क्या है, जो वैक्सीन होती है, जैसे कई तरीके की वैक्सीन टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। जब लाइव वैक्सीन हम देते हैं तो नेचुरल इन्फेक्शन जैसा काम करता है, तो वह शरीर में जाता है तो वहाँ मल्टीप्लाई करता है, बट वीक वायरस होता है। जैसे पोलियो का हम देते हैं तो वीक वायरस होने के कारण से वो मल्टीप्लाई तो करता है बट डिजीज नहीं करता है। जब मल्टीप्लाई करता है तो आपकी इम्यून सिस्टम को उतना स्टिमुलेट करता है, इसलिए एक देने की जरूरत होती है। चूंकि उसके 3 स्ट्रेन है, इसलिए हम 3 बार डोज देते हैं, बट अलग अलग इसके लिए, तो इसलिए जो है उसका हमें ये था। जैसे मिजल्स का एक ही देते हैं, तो लाइव वैक्सीन हमें यूजुअली एक बार देना पड़ता है। जब किल्ड वैक्सीन देते हैं या कोई उसके टॉक्साइड या कोई पार्टिकल यूज करते हैं, तो उतना डोज हम एक साथ नहीं दे सकते कि पूरी बॉडी की इम्यून सिस्टम को इतना स्टिमुलेट कर दे कि हाई लेवल ऑफ एंटीबॉडीज बन जाए। उसमें हमें उसको कई डोजेज में देना पड़ता है, नहीं तो उसके सीरियस साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इसलिए जो है इसको मल्टीपल डोज में देने हैं, तो प्राइमरी इम्यूनाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए। वही अगर लाइव वैक्सीन उसी का हम बना दें तो हो सकता है एक डोज में काम चल जाए उतने ही से, क्योंकि अंदर जाके, बट वो डोज बढ़ाने के लिए दिया जाता है। और जैसे डीपीटी का देते हैं, डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस का, ये कि 3 देते हैं कि एक में नहीं दे सकते, नहीं तो इतना ज्यादा फीवर बच्चों को आने लगेगा, हो सकता है कन्वर्जन होने लगे, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। 3 में जब हम देते हैं तो साइड इफेक्ट को मिनिमाइज कर देते हैं, बट वो प्राइमरी को बूस्ट करता रहता है। एक बार दिया, शरीर इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी डेवलप किया, दूसरी बार दिया उसको बूस्ट किया, तीसरी बार और बूस्ट किया। ये कंसेप्ट है। जी सर, ये मेरा एक भूमिका वाला सवाल था। मेरा सीधा सवाल ये कि तीसरा डोज देने से कौन सा वैल्यू एडिशन हो जाएगा? अब नहीं, अभी तक कोई ये नहीं है, बस ये है कि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज बन रहा है, जो सॉरी न्यूट्रलाइजिंग नहीं, एंटीबॉडीज बन रहा है। एंटीबॉडीज तो बढ़ेगा ही, जब भी एंटीजन के कांटेक्ट में आएंगे बढ़ेगा। वैक्सीन दे दे तो बढ़ेगा, आप वायरस लेके आए पास में दे दें जिसको 2 डोज दिए हुए हैं तो उसका भी एंटीबॉडीज बन जाएगा, तो वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एंटीबॉडीज बढ़ना ये डिनोट नहीं करता कि आप जो है बेटर सुरक्षित हैं। हो सकता है वो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज ना हो, क्योंकि बिल्कुल ही वायरस नया रूप ले चुका है और आप जो दे रहे हैं एंटीबॉडीज लेवल बहुत है बट उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा है। तो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज अलग होता है, एंटीबॉडी प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज अलग होता है। सो ये कह के कि एंटीबॉडीज बढ़ रहा है इसलिए देना चाहिए, ये सही नहीं है। जब तक ये ना डिमॉन्स्ट्रेट हो जाए कि प्रोटेक्शन भी इतना अच्छा है, वह डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो बहुत सी देश ने बूस्टर लगाना शुरू कर दिया, काफी दिनों से लगा रहे हैं। तो इसका निचोड़ आज की बातचीत का ये रहा कि अभी ये जो ओमिक्रॉन के नाम पे चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई दैत्य राक्षस नहीं आ गया है। अगर आ गया है और अभी तक के जो उसके गुणधर्म, अभी तक के इस समय जब हम बात कर रहे हैं, तो इस समय के जो गुणधर्म है, अगर मैं कहूँगा कि अभी 3 दिसंबर है, 4:30 बज रहा है शाम का, तो इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, इस वक्त तक के एविडेंस के हिसाब से ओमिक्रॉन अगर आता भी है और फैलता भी है तो मानवता के लिए लाभदायक है। भविष्य में अगर ये खतरनाक वेरिएंट हो जाता है तब भी भारतीयों की जो इम्यून सिस्टम है वो उसको हैंडल करने में सक्षम है। ये
निचोड़ आपका निकलता है आपकी इसकी बात का। संभावना ज्यादा हो सकती है, बिल्कुल जो आपने निचोड़ संभावना ज्यादा लिया है उसकी संभावना ज्यादा है, बट 100% कहना जो है इस टाइप की बीमारी में मुश्किल होता है, बट उसकी संभावना ज्यादा है। जी हाँ। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और अब हमारे साथ है डॉक्टर संजय रॉय, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स भारत का सबसे सक्षम संस्थान है, और वहाँ पे इनकी एक्सपर्टीज जो इनकी विशेषज्ञता ये है वो यही है, वायरस का समाज में व्यवहार कैसा होता है ये देखना, वायरस किस तरह काम करता है ये देखना, वायरस के बिहेवियर को देखना और उसके हिसाब से समाज में परिवर्तन करना। तो ये बहुत बड़े एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, एक तो जो महामारी विशेषज्ञ होते हैं, और साथ में ये कम्युनिटी मेडिसिन के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो ये एक्चुअल एक्सपर्ट हैं, मैं कहूँ, जो कोविड के बारे में बता सकते हैं। बाकी सर्दी जुकाम खांसी से लेके दिल के डॉक्टर से लेके फेफड़ों के डॉक्टर से लेके किडनी के डॉक्टर तक, जो भी डॉक्टर को मौका मिल रहा है टीवी पे आने का, कोई चैनल फोन करता है वो धड़ से बैठ जाते हैं और गूगल करते हैं, और जो साउथ अफ्रीका में क्या हुआ वो पढ़ के बैठ जाते हैं। उनको ये नहीं पता है भारत में इम्यूनिटी क्या है। लेकिन जो डॉक्टर संजय रॉय हैं ये जानते हैं कि 90% से ज्यादा लोगों को कुदरत का टीका लग चुका है, और हमने टीकाकरण के जरिए आर्टिफिशियल इम्यूनिटी भी बहुत सारा अपने लोगों के अंदर डाल ली है। तो भारत में तो ओमिक्रॉन का कोई खतरा है नहीं, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई आपको डराता है तो आप उसको थोड़ा सा भावना दें। चैनल वाले, मैं कल भी आपको वीडियो में कहा था, उनकी ये मजबूरी है कि जब आप चैनल सर्फिंग करते करते एक एक चैनल बदल रहे होते हैं तो वो चाहते हैं कि आप उनके चैनल पे रुक जाएं, और आप अपने चैनल पे जब रुकेंगे उनके चैनल पे तभी रुकेंगे जहां सेंसेशनल कुछ होगा, और ज्यादा देर तक देखेंगे भाषण सुनेंगे तो टीआरपी में रजिस्टर होता है। ये उनकी मजबूरी, उनकी व्यावसायिक मजबूरी है। इस चक्कर में वो हर चीज को सेंसेशन बना देते हैं। भले ही कहीं मध्य प्रदेश में एक बेवकूफ टाइप का ज्योतिषी कहने लगे कि मैं इतनी तारीख को मर जाऊंगा, तो वहां पे बहुत सारे कैमरे लग जाते हैं और उसका लाइव प्रसारण करने लगते हैं कि ये मंडे को मरेगा, मंडे को मरेगा करके, देखते हैं मरता है कि नहीं मरता, और 4 दिन निकाल देते क्योंकि आप जिज्ञासावश देखते रहते हैं। तो चैनल की वो मजबूरी है, इसलिए चैनल के पैनिक पे मत जाइए। टीका कंपनियों की जो है वो अपनी एक व्यावसायिक चीज है, वो ज्यादा से ज्यादा टीके बेचना चाहते हैं, लेकिन साइंस क्या कहता है इस पे ध्यान देने की जरूरत है, और अभी शांत रहने की जरूरत है। ओमिक्रॉन में कोई खतरा नहीं है। जैसे ग्रेटर नोएडा में एक सेक्टर है ओमिक्रॉन, उतना ही खतरनाक मान लीजिए फिलहाल की स्थिति के हिसाब से, लेकिन अब जो होता है आगे होता है, जैसा साइंटिफिक एविडेंस आएगा वो चीजें आएंगी, और एक्सपर्ट अपनी राय भी बदलते रहते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी तक की जानकारी के हिसाब से टेंशन लेने का नहीं। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि। 9 बजे वाले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा यूपीआई आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसके जरिए भुगतान कर सकते हैं। इस वीडियो के खत्म होते ही जब वो 2-3 डिब्बियों के अंदर हमारे वीडियो देखते हैं, वहां पे एक बारकोड दिखेगा, उसको स्कैन करके भी आप भुगतान कर सकते हैं। नमस्कार।